आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। नमस्कार, आदाब। मेरा नाम प्रतीक वाघमारे है और आप सुन रहे हैं आज तक रेडियो का खास पॉडकास्ट कोरोना कवरेज। यहाँ हम उन तमाम साइंटिफिक कहानियों की रिसर्च की बात करते हैं और कुछ बढ़िया रिपोर्ट्स पर भी बात करते हैं जो कि कोरोना से जुड़ी है और जिसे आपको बताना भी हम जरूरी समझते हैं। आज के कोरोना कवरेज में हम बात करेंगे कि क्या कोरोना से हमारे दांतों को भी खतरा हो सकता है। फिर बात होगी कि वैक्सीन पर आज क्या अपडेट है और आखिर में रोज की तरह मुलाकात करेंगे एक कोरोना सर्वाइवर से। उससे पहले कोरोना से जुड़ी देश दुनिया से अपडेट्स। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार देश में पिछले 24 घंटों में 30,548 नए संक्रमित मरीज आए। इससे पहले 15 जुलाई को 29,429 नए मामले दर्ज किए गए थे। इसके साथ भारत में कोरोना के कुल मामले बढ़कर 88,45,000 हो गए हैं। वहीं अब तक 1,30,070 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। कुल एक्टिव केसेस घटकर 4,65,000 पर आ गए हैं। दुनिया भर में अब तक 5,48,00,000 कोरोना वायरस के मामले सामने आ चुके हैं। वहीं अब तक 13,23,967 लोगों की मौत हो चुकी है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा कि दिल्ली में दोबारा लॉकडाउन के कोई चांस नहीं है। उनका ये भी कहना है कि वैज्ञानिक नजरिए से दिल्ली में लॉकडाउन की अब कोई संभावना नहीं है। दिल्ली के बाद झारखंड में भी सार्वजनिक तौर पर छठ पूजा मनाने की इजाजत नहीं दी गई है। छठ पूजा के दौरान क्या करना है और क्या नहीं करना है, इसे लेकर गाइडलाइन भी जारी की गई है। लोगों से अपने घरों में ही छठ पूजा मनाने की अपील की गई है। महाराष्ट्र में 16 नवंबर यानी आज से सभी धार्मिक स्थल खुल गए हैं। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे सरकार ने मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, दरगाह सबको खोलने की इजाजत दे दी है। लेकिन आस्था के लिए धार्मिक स्थलों में जाने से पहले कोविड के नियमों का पालन करना होगा। मास्क पहनना भी जरूरी होगा और सोशल डिस्टेंसिंग भी मेंटेन करनी पड़ेगी। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने किसी कोरोना पॉजिटिव शख्स के संपर्क में आने के बाद खुद को आइसोलेट कर लिया है। आइसोलेट होने की जानकारी खुद पीएम बोरिस जॉनसन ने ट्वीट कर साझा की है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को कोवैक्सीन के ट्रायल में शामिल होने की इच्छा रखने वालों की करीब 250 एप्लीकेशंस मिली है। यूनिवर्सिटी के जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज के प्रोफेसर मोहम्मद शमीन ने बताया कि सभी को इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के प्रोटोकॉल के हिसाब से परखा जा रहा है। रूस की रिसर्च सेंटर की बनाई स्पुतनिक वी वैक्सीन का पहला बैच अगले सप्ताह कानपुर के गणेश शंकर विद्यार्थी मेडिकल कॉलेज में आने की उम्मीद है। यहां वैक्सीन के दूसरे और तीसरे फेज का ह्यूमन ट्रायल होना है। उत्तरी अफ्रीका के देश अल्जीरिया ने नए प्रतिबंध लगा दिए हैं। देश में मामले बढ़ रहे हैं, लिहाजा स्पोर्ट्स सेंटर्स, सांस्कृतिक केंद्रों और समुद्र तटों को बंद कर दिया गया है। नए नियम के तहत देश के ज्यादातर हिस्सों में रात में कर्फ्यू रहेगा। और फाइजर कंपनी की कोरोना वैक्सीन तैयार करने वाले वैज्ञानिकों में शामिल उर साहिन ने कहा है कि उन्हें विश्वास है कि अगली सर्दी तक जिंदगी सामान्य हो जाएगी। उनका ये भी कहना है कि वैक्सीन की सफलता के लिए जरूरी है कि अगले साल सितंबर-अक्टूबर तक बड़े पैमाने पर लोगों को वैक्सीन दे दी जाएगी। ये जो कोरोना है ये केवल हमारे फेफड़ों को या दिल को ही डैमेज नहीं करता। हमने कोरोना कवरेज में इससे पहले कोरोना और लीवर को लेकर बात की है, कोरोना और ब्रेन की भी बात की है। अब हाल ही में एक केस देखा गया है जिसमें 12 साल के बच्चे का दांत टूट गया है और बाकी के सारे दांत अब ढीले हो चुके हैं। बच्चे की मां का कहना है कि ये वैस्कुलेचर डैमेज का केस है। वैस्कुलेचर डैमेज ब्लड वेसल्स से जुड़ी बीमारी है। आपको जानकर हैरानी होगी कि बच्चे में ये कोविड से ठीक होने के 9 महीने बाद हुआ है। अब कोरोना और दांत का क्या कनेक्शन है और इस पूरे वैस्कुलेचर डैमेज को और बारीकी से समझने के लिए और इस पर तमाम सवालों के जवाब जानने के लिए हमारी सहयोगी खुशबू ने बात की यूके के नेशनल हेल्थ सर्विस में कार्यरत डॉक्टर अविरल वत्स से।
डॉक्टर, अप्रैल में ब्लड क्लॉट जो है वो कोरोना का एक लक्षण बनकर उभरा था। उससे पहले किडनी डैमेज, हार्ट इन्फ्लेमेशन, एंसेफेलाइटिस, स्ट्रोक भी इस लिस्ट में शामिल है। तो क्या इन सारे लक्षणों को देखते हुए ये कहना सही होगा कि कोरोना एक वैस्कुलरोट्रोपिक वायरस है? जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि कोरोना वायरस के जो असर हैं वो शरीर के विभिन्न अंगों पर देखे जा रहे हैं, जैसे हार्ट हुआ, किडनीज हुई, ब्रेन हुआ, इवन जो आंखें हैं, रेटिना है, उस पे भी इसके बुरे असर देखे गए हैं। इवन स्किन के ऊपर ऐसी चेंजेस देखी गई हैं। तो ये सभी का जो एक कॉमन ग्राउंड है, उसमें जो जो ब्लड वेसल्स हैं, जो खून लेके जाने वाली जो जो नालियाँ हम कह सकते हैं, वो जो हैं शरीर में, उन पर इसका असर कोरोना वायरस जो है उस पर असर करती है। इसीलिए उसको हम डेफिनेटली वेस्कुलोट्रोपिक वायरस कह सकते हैं। और ये खून के सिर्फ सर्कुलेशन में ही बाधा नहीं करता, बल्कि ये जो लीकेज है खून की, या खून के तत्वों की जो लीकेज है, उसको भी बढ़ा देता है। तो ये डेफिनेटली जो ब्लड वेसल्स हैं उसके ऊपर काफ़ी जब जो हम कहें कि कई लेवल्स पे, कई स्टेप्स पे ये बुरा असर कर रहा है। अप्रैल में भी एक पेपर पब्लिश्ड हुआ था द लैंसेट में। मेहरा और उनके टीम मेंबर्स ने पता लगाया कि SARS-CoV-2 हमारे ब्लड वेसल्स के अंदर एंडोथीलियल सेल्स को इन्फेक्ट करता है। सर, ये क्या होता है और वायरस का इस पर अटैक करना कितना खतरनाक होता है? कोरोना वायरस का एंडोथीलियल सेल्स को इन्फेक्ट करना, उस पर अटैक करना और फिर इन्फ्लेमेशन करना, ये हमारे शरीर के लिए काफ़ी खतरनाक साबित हो सकता है और घातक भी साबित हो सकता है। देखिए, जो एंडोथीलियल सेल्स होते हैं, ये एक प्रोटेक्टिव परत होती है जो कि हमारी नाड़ियों की जो ब्लड वेसल्स हैं उसके अंदर वाले भाग को ये प्रोटेक्ट करके रखती है। और ये जो परत होती है, ये इसमें से कुछ लीकेज नॉर्मली होती है, लेकिन जब इसके सेल्स को इन्फेक्शन हो जाए, जैसे कोरोना वायरस इन्फेक्ट करती है, या फिर उसके बाद इन्फ्लेमेशन रिएक्शन हो जाए, तो वो एक ऐसे केमिकल्स, ऐसे तत्व रिलीज़ करते हैं ऐसे एंडोथेलियल सेल, जिससे कि जो क्लॉटिंग है, जो ब्लड के क्लॉट्स हैं, वो छोटे बड़े अलग अलग साइजेस के, अलग अलग हम कहें कि अलग अलग वैरायटी के जो क्लॉट्स हैं वो बनने शुरू हो जाते हैं। तो वो एक तरह का नुकसान है। और फिर वो जो क्लॉट्स हैं वो उस नाड़ी को, उस ब्लड वेसल को बंद कर सकते हैं, जिससे कि खून का जो बहाव है वो रुक जाएगा। दूसरी तरफ वो इन्फ्लेमेटरी जो रिएक्शन है उसको भी इनवाइट करते हैं। जो इम्यून सेल्स आकर वहाँ पे इन्फ्लेमेशन करते हैं, उसके कारण जो ब्लड वेसल्स हैं उनमें लीकेज हो जाती है, और जो इम्यून रिएक्शन है उसका फिर एक साइकिल बन जाता है कि जो वो इम्यूनिटी के जो सेल्स आकर वहाँ पे इन्फ्लेमेशन करते हैं, वो और जो सेल्स हैं उनको डिस्ट्रॉय करते हैं। वो जब डिस्ट्रक्शन उनकी होती है, फिर और वो ऐसे केमिकल्स, ऐसे तत्व जो हैं वो रिलीज़ होते हैं। तो ये एक विशियस साइकिल बनता है, जब अगर आप इमेजिन कीजिए कि पूरे शरीर के जितने अंग हैं, अगर उनमें मेजॉरिटी में ये रिएक्शन शुरू हो जाए, तो जैसे हम कहें कि हमारी पूरी आर्मी हमारे इतनी बम्बार्डिंग कह लीजिए, वो सब करना शुरू कर दे कि हमारे जो हमारे देश का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वही तहस नहस होना शुरू हो जाए, तो नेचुरली जो शरीर है वो उसके लिए काफ़ी बड़ा ख़तरा पैदा हो जाता है। इसकी क्विकली एक एग्जांपल दूं कि जब हमारे जो हार्ट अटैक होता है या स्ट्रोक होता है, उसमें यही चीज़ सालों साल में बिल्ड होती है कि हमारे एंडोथेलियल सेल्स में धीरे धीरे इंजरी शुरू होती है, क्योंकि ब्लड में कोलेस्ट्रॉल या और चीज़ें होती हैं जो कि एंडोथेलियल सेल्स को इंजर करती हैं। जहाँ पे इंजरी होती है वहाँ पे फिर डिपोजिशन जमा होने लग जाते हैं कोलेस्ट्रॉल और बाकी के तत्व, और वो फिर एक प्लाक बनाते हैं और फिर जाके वो उस नाड़ी को बंद करते हैं, जिससे कि स्ट्रोक या फिर हार्ट अटैक होता है। लेकिन कोरोना के केस में ये जो प्रोसेस है ये बहुत रैपिड है, और ये बहुत मैसिव स्केल पे, जैसा कि अलग अलग भागों में, अलग अलग अंगों में इसका असर देखा जाता है। इसीलिए जो पेशेंट्स की डेथ है वो बड़ी क्विकली हो जाती है। तो ये बहुत ही ख़तरनाक साबित हो सकती है। सिर्फ अगर आपने अभी जस्ट कहा कि कोविड एक वैस्कुलर बीमारी कह सकते हैं, तो ऐसे कौन से थेरेपीज़ या दवाइयाँ हैं जिससे एंडोथेलियल डैमेज को रोका जा सकता है? जी बिल्कुल, जो थेरेपेटिक या जो इलाज की जो स्ट्रेटजी रही है कोरोना वायरस के जो सीवियर वाले पेशेंट्स हैं, उसमें ऐसी दवाइयाँ हैं जो कोरोना वायरस के ब्लड वेसल्स के ऊपर जो बुरे असर हैं, चाहे वो एंडोथेलियल इंजरी का हो या उसके जो आगे के कंसिक्वेंसेस हैं, उनको लेकर
जो दवाइयाँ हैं उनमें एंटी प्लेटलेट ड्रग्स जैसे एस्प्रिन हम नॉर्मली लेते हैं हार्ट अटैक के समय पे, ऐसी ड्रग्स जो एंटी प्लेटलेट का काम करती हैं वो यूज़ की जा रही हैं। एंटी कोagulation ड्रग्स हैं जो जैसे हम स्ट्रोक के पेशेंट्स में उसको रोकने के लिए दी जाती हैं, वैसी ड्रग्स हम देते हैं। फिर एक ड्रग्स हम उसको अगर आम भाषा में बोलें तो क्लॉट को बस्ट करने वाली, क्लॉट बस्टिंग या टेक्निकली उसको थ्रोम्बोलिटिक ड्रग्स हैं, उनका इस्तेमाल भी किया जा सकता है। और एक और इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन कह लीजिए, स्टडीज़ भी हुई हैं कि जो स्टैटिन्स हैं जो कि कोलेस्ट्रॉल एंटी कोलेस्ट्रॉल ड्रग्स हैं जो दी जाती हैं नॉर्मल, जो स्टैटिन्स हैं उनका प्रोटेक्टिव एक्शन देखा गया है। जो लोग पहले से स्टैटिन पे थे उनमें जो सिविरिटी ऑफ डिजीज़ है वो थोड़ी लिमिटेड है, वो देखा गया है। उसका कारण मेन यही है कि एक ऐसा केमिकल है जिसका नाम है KLF2, जिसको कि अगेन जो स्टेटिन्स हैं वो उसको एक्टिवेट कर सकते हैं एंडोथेलियल सेल्स में, और वो एक प्रोटेक्टिव फंक्शन देखा गया है और इन पेशेंट्स में बचाव पाया गया है जो स्टेटिन्स पे रहते हैं। अब ये क्लियर नहीं है कि स्टेटिन्स देने से, शुरू करने से किसी को ज़्यादा बचाव दिया जा सकता है, लेकिन जो लोग पहले से स्टेटिन पर हैं उनकी प्रोटेक्शन थोड़ी बढ़ जाती है। तो ये ऐसी ड्रग्स हैं जो कि हम यूज़ कर रहे हैं, लेकिन हमें ये भी याद रखना चाहिए कि ये कोरोना वायरस या कोविड जो बीमारी है वो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। इसमें हर बीमारी के साइन एंड सिम्टम मिल जाते हैं, तो उसके चलते मल्टी प्रोंग्ड स्ट्रेटजी जो है वो हम यूज़ कर रहे हैं, और अधिकतर जो स्ट्रेटजीज़ हैं उनका पुख्ता एविडेंस भी नहीं है। तो ये अभी कोशिश जो है एविडेंस गैदर करने की वो अभी जारी है। एक केस है डॉक्टर जिसमें 12 साल के बच्चे का आगे का दांत टूट गया है और बाकी के लूज हो गए हैं। ये हुआ है कोविड से ठीक होने के 9 महीने बाद, वैस्कुलेचर डैमेज का केस है। तो क्या कोविड के ठीक होने के बाद भी ऐसे डैमेजेस की संभावना है, और है तो कितनी है? जी देखिए, थ्योरेटिकली तो बहुत कुछ पॉसिबल है। जैसा हम देख ही रहे हैं कि ब्लड वेसल्स जो हैं वो इफ़ेक्ट हो रही हैं, और क्योंकि जो बीमारी है वो हर किसी को अलग अलग डिग्री की हो रही है, किसी को तो बिल्कुल कुछ नहीं होता और किसी की डेथ तक हो रही है, कोई आईसीयू में है, कोई उससे भी माइल्डर डिजीज़ है। तो इतनी बड़ी रेंज है, और इतनी बड़ी रेंज है साइंस एंड सिम्टम्स की, तो उसके चलते अगर मैं वैसे एक अनसाइंटिफिक बात कहूँ तो वैसे एनीथिंग इज़ पॉसिबल। और किसी ने ये भी एक ट्वीट किया था कि एक फ्रैक्चर, बोन फ्रैक्चर और प्रेगनेंसी को छोड़कर बाकी सभी बीमारियों के लक्षण जो हैं वो कोरोना वायरस या कोविड में देखे जा रहे हैं। तो इसके चलते ये रूल आउट करना ठीक नहीं होगा कि ये कोविड के कारण नहीं होगा। ये बिल्कुल हो सकता है कि कोविड के चलते ये काफ़ी देर बाद भी इसके जो असर हैं वो हमें देखने को मिले। जो लॉन्ग कोविड है या लॉन्ग हॉलर्स जिसको बोला जाता है, जो कि कोविड के 3 हफ्ते होने के 3 हफ्ते के बाद भी जो सिम्टम्स पाए जा रहे हैं, उस पर भी बहुत स्टडी चल रही है। तो अभी ये शोध का विषय है, और शोध का ही नहीं, ये हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज भी है कि आने वाले समय में हम लॉन्ग कोविड के जो केसेस हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, उनको हम कैसे डील करें, उसके बारे में हम कैसे जानें। तो ये थोड़ी अचंभे वाली बात ज़रूर है कि 9 महीने बाद भी ये जो उसके जो आफ्टर इफ़ेक्ट्स हैं वो देखने को मिल रहे हैं, और एक टोटली न्यू साइन एंड सिम्टम देखने को मिला है। इसीलिए हम बार बार उसी चीज़ पे फिर से स्ट्रेस करते हैं कि देखिए, हमें इसकी पूरी आफ्टर इफ़ेक्ट्स भी अभी नहीं मालूम है। तो सिर्फ यही नहीं कि हमें जानें बचानी है, हमें ये भी है कि क्वालिटी ऑफ लाइफ पे बहुत असर हो रहा है लोगों की कोविड होने के बाद। तो हमें जो प्रिकॉशंस हैं वो बहुत ही सीरियसली लेने चाहिए। अगर कोई पहले से ही वैस्कुलर बीमारी से जूझ रहा है तो क्या ऐसे केसेस में ये और ख़राब स्तर पर पहुंच सकता है? देखिए, जो अभी तक मेजॉरिटी कोमॉर्बिडिटीज़ के जो रिस्क हैं, कोमॉर्बिडिटीज़ मतलब जो बाकी बीमारियां किसी में हों, अगर उनके रिस्क कैसे बढ़ जाते हैं, उसमें एक्सप्लिसिटली अगर बोलें, एविडेंस बेस बोलें, तो उसमें वेस्कुलर बीमारियों का नाम तो नहीं लिया जाता है अक्सर, लेकिन हाँ, डायबिटीज़ का नाम आता है, जो कि ब्लड वेसल्स पे भी उसका एक अलग तरीके से असर रहता है। तो अगर हम लॉजिकली सोचें तो रिस्क तो मेरे हिसाब से रहेगा, अगर किसी को पहले से वेस्कुलर बीमारी है, कोई उससे जूझ रहे हैं, तो वो रिस्क जो है वो, अगर कोई ऑटोइम्यून डिजीज़ है उससे भी हो सकता है वो रिस्क। तो उस रिस्क को उस रिस्क को निगेट करने का एक ही तरीका है कि देखिए, जो वायरस को कैच करने का रिस्क है,
कि आपको संक्रमण होगा कि नहीं होगा, वो रिस्क तकरीबन सभी का सेम है, एक्सेप्ट फॉर वो लोग जो फ्रंट लाइंस में हैं, वो लोग जिनको पेशेंट्स के साथ डील करना ही है, उनका रिस्क थोड़ा ज़्यादा होता है। लेकिन आम पब्लिक में अगर आप किसी भी चीज़ के मरीज़ हों तो उससे आपका कैच करने का रिस्क नहीं बढ़ता है। हाँ, अगर एक बार आप उसको कैच कर लेते हैं, कोरोना वायरस आपको हो जाती है, आप संक्रमित हैं, तब उसके जो आफ्टर इफ़ेक्ट्स हैं वो अलग अलग हैं। वो जैसे हमें फॉर एग्जांपल डायबिटीज़ का क्लियर कट मालूम है कि वो टाइप 2 है तो डबल हो जाता है डेथ का जो रिस्क है। टाइप 1 डायबिटीज़ है 3.5 टाइम्स हो जाता है। अगर आपको कोरोना वायरस के साथ इन्फ्लुएंजा हो जाता है तब डेथ का रेट जो है वो डबल रिस्क हो जाता है आप डेथ होने का। तो ऐसे करके वेस्कुलर डिजीज़ का क्लियर रिस्क हमारे पास नंबर्स में नहीं है, बट मेरी जो सोच है वो डेफिनेटली यही है कि बचाव में ही बचाव है। वी हैव टू बी मोर कॉशियस ऑन प्रिवेंशन। अगर हम बचाव करते हैं तभी उसमें भलाई होगी, क्योंकि वेस्कुलर बीमारियों से जूझने वालों के जो एंडोथीलियम है वो पहले से ही एक्सपोज्ड हैं, और अगर जो कोरोना वायरस का उस पर अटैक होगा तो वो एक ऑलरेडी कमज़ोर सेल्स के ऊपर अटैक होना, तो दैट कैन हैव क्वाइट बैड कंसिक्वेंसेस, काफ़ी बुरे असर उसके हो सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर अविरल वत्स हमसे डिटेल में बातचीत करने के लिए। अब यहाँ एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और आपको वैक्सीन पर अपडेट देते हैं। कमाते हैं लेकिन बचा नहीं पाते, बचाते हैं तो उससे कमा नहीं पाते। शेयर की चाल, निवेश का हाल, बाजार का तमाशा, इकोनॉमी की भाषा, बॉन्ड, बीमा, सोना, चांदी, सबकी होती है बात। बचाते रहो नारे के साथ। हर शनिवार मैं यानी नितिन ठाकुर आपकी मुलाकात कराऊंगा आपके मनी मैनेजर से। तो ब्रेक के बाद आपका फिर एक बार स्वागत है। आप कोरोना कवरेज सुन रहे हैं। मेरा नाम प्रतीक वाघमारे है। आप लोग सोचते होंगे कि वैक्सीन पर रोज कुछ न कुछ सुनने को मिल रहा है, लेकिन आखिर ये वैक्सीन आएगी कब? हमने सोचा इसका एग्जैक्ट जवाब तो हमारे पास नहीं है, लेकिन वैक्सीन पर कुछ अपडेट जरूर है। हमारी सहयोगी साक्षी जो वैक्सीन की खबरों पर नजर बनाए रखती है, तो उनसे जानते हैं कि क्या है वैक्सीन पर अपडेट। जी साक्षी, वैक्सीन पर क्या नए अपडेट्स है, जानकारी दीजिए। बिल्कुल सही कहा आपने प्रतीक। सिर्फ भारत के लोगों को ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया भर में सभी को कोरोना की वैक्सीन का बेसब्री से इंतजार है। मैंने कुछ वैक्सीन अपडेट्स के बारे में पढ़ा, जिनमें से एक है जॉनसन एंड जॉनसन वैक्सीन, जो कि यूएस की वैक्सीन है। और इस कंपनी ने अपने स्टेटमेंट में बताते हुए कहा है कि उनकी वैक्सीन का जो फर्स्ट बैच है वो जितनी जल्दी हो सके वो उसे आउट करेंगे। यहाँ तक कि उन्होंने ये तक आश्वासन दिलाया है कि जॉनसन एंड जॉनसन वैक्सीन का फर्स्ट बैच जनवरी तक बाहर आ जाएगा। और प्रतीक, साथ ही साथ इस वैक्सीन को लेकर एक और अपडेट भी है, वो ये कि इसका जो डिपार्टमेंट है, यूएस डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड ह्यूमन सर्विसेज का, उन्होंने अपना एग्रीमेंट और बढ़ाते हुए नेक्स्ट फेज यानी थर्ड फेज के लिए भी तैयारियां शुरू कर दी है, काम करना शुरू कर दिया है। और 60,000 लोगों तक पूरे विश्व भर में इसका ट्रायल होगा, ये भी उन्होंने अपने स्टेटमेंट में बताया है। जी, और बाजार में कब तक वैक्सीन आ जाएगी? क्या इस तरह के कोई अपडेट्स किसी वैक्सीन को लेकर आए हैं कि ये कब तक हमें मिल सकती है, और भी इसके ट्रायल के बारे में? जी साक्षी। एक और वैक्सीन है स्पुतनिक वी, जो कि अब कानपुर के गणेश शंकर विद्यार्थी मेडिकल कॉलेज तक अगले हफ्ता तक पहुंचने वाली है। तो इंडिया के लिए काफी राहत की बात है। कानपुर पहुंचने के बाद यहाँ वैक्सीन का फेज 2 और फेज 3 का ह्यूमन ट्रायल भी शुरू हो जाएगा। और रही बात किसी वैक्सीन के मार्केट में आने की, तो इसकी कोई एग्जैक्ट डेट तो सामने आई नहीं है, लेकिन ट्रायल्स की स्पीड को देखकर कहा जा सकता है कि अगले साल तक वैक्सीन मिलना शुरू हो जाएगी। और सरकार के हिसाब से तय की गई योजनाओं में सबसे पहले देश के 30 करोड़ लोगों को टीका यानी वैक्सीन मिलेगी। साक्षी, हमने फाइजर की वैक्सीन पर अब तक खबरें पड़ी थी कि वो 90% से ज्यादा प्रभावित है, तो क्या फाइजर पर कोई नया अपडेट अब तक आया है? जी प्रतीक, जिस तरह हर वैक्सीन हॉरिजॉन पर है, कुछ इसी तरह फाइजर एंड बायोटेक की वैक्सीन भी अच्छे साइंस दे रही है। इसे बनाने वाले लोगों का कहना है कि पिछले हफ्ते अपने लेट स्टेज ट्रायल में इस वैक्सीन ने यानी फाइजर ने 90% तक की एफिशिएंसी दिखाई है, जिससे उन लोगों को लगता है कि फाइजर भी जल्द से जल्द मार्केट में आ जाएगी, क्योंकि इसका ट्रायल बनाने वाले लोगों के लिए काफी होपफुल था।
तो साक्षी, आप वैक्सीन पर लगातार आप खबरें पढ़ती रहती हैं, अपडेट्स लेती रहती हैं, तो क्या आपने इन खबरों के बीच कुछ ऐसा ऑब्जर्व किया है कि कब तक कोरोना की वैक्सीन एग्जैक्टली कब तक हमें मिल पाएगी? प्रतीक, एग्जैक्ट डेट तो मुझे कहीं पढ़ने में नहीं आई, लेकिन जैसा कि मैंने आपसे पहले भी कहा, फिलहाल जिस तरह से कई सारी वैक्सीन्स अपने फाइनल स्टेज पर काम कर रही है, जिस स्पीड से काम कर रही है, जैसे स्पुतनिक, फाइजर या फिर और भी, उससे ये तो साफ है कि आने वाले साल में कम से कम 1 से 2 वैक्सीन तो हमें ज़रूर अवेलेबल हो जाएगी। तो ये तो उम्मीद पूरी है। बस अब जानना और देखना ये दिलचस्प होगा कि पहले ये वैक्सीन किसे दी जाएगी, या फिर इसका कॉस्ट क्या होगा, या फिर ये पूरी तरह से लोगों को फ्री होगी। तो ये सब कुछ सरकार पे डिपेंड करता है। बहुत बहुत शुक्रिया साक्षी, आपने हमें वैक्सीन पर एक तमाम अपडेट्स दी है। अब बात कोरोना वॉरियर की करते हैं। इनका नाम विशेष तिवारी है। ये दिल्ली से सटे गाजियाबाद में रहते हैं। इन्हें जब कोरोना हुआ तब ये हॉस्पिटलाइज होना चाहते थे, लेकिन ये कुछ कारणों की वजह से नहीं हो पाए। जाहिर है, हम सभी जानते हैं वहां कोरोना और अस्पतालों को लेकर क्या हालात है। हमारी सहयोगी प्रगति ने उनसे बात की और जाना कि जब उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट नहीं किया गया तो वो कोरोना से कैसे ठीक हुए। सुनिए। सर, सबसे पहले कि कांग्रेट्स, आप कोरोना नेगेटिव हो गए, तो कैसा रहा आपका कोरोना का एक्सपीरियंस? कोरोना में एक्सपीरियंस क्या बताऊं मैं। कोरोना में सबसे ज्यादा डर लग रहा था। डर था, जो मतलब टीवी में दिखाते थे कि किसी को ऐसा हो रहा है, किसी को ऐसा हो रहा है। और दिक्कत ये थी कि आ रहे थे, हमारे पड़ोस में भी एक आध लोगों को लेके गए थे। जिस तरह से उनको लेके गए थे एम्बुलेंस में डाल के, तो उस तरह से थोड़ा डर लग रहा था। बाकी दिक्कत कोई नहीं थी, हल्की फुल्की घबराहट और सर्दी जुकाम तो था ही। ये फीवर नॉर्मल करीब 100 101 ऐसे ही था फीवर। बाकी कुछ नहीं था, थोड़ा सा भय लग रहा था। सिम्टम्स कैसे थे? सिम्टम्स मुझे सर्दी खांसी थी और फीवर, हल्का फीवर था, बाकी और कुछ नहीं। तो आप हॉस्पिटलाइज हुए थे या होम क्वारंटीन थे? होम क्वारंटीन थे। अच्छा, तो आपका पूरा अगर ऑल ओवर एक्सपीरियंस पूछा जाए तो वो कैसा रहा? जब आपको पता चला तो घर पे लोग डरे कि नहीं? नहीं, पहली चीज तो मैं 17 जुलाई को मेरी हल्की सी नाक में दर्द था, फीलिंग हुआ। मैंने कहा हो सकता है मुझे जुकाम हुआ है। फिर मैंने 18 तारीख को फीवर आया मुझे और मैं अपना घर पे ही रेस्ट करने लगा। फिर 25 को मुझे हल्की स्मेल नहीं आ रही थी, तो फिर डाउट हुआ कि कहीं मुझे कहीं कोरोना तो नहीं है। तो फिर मैं गया वहाँ पे, 25 को चेक कराया। फिर 27 को उन्होंने रिपोर्ट दी मुझे, तो कोरोना पॉजिटिव आया। फिर मैंने वहाँ पे हॉस्पिटल में पूछा, तो हॉस्पिटल में कोई जानकारी सही देने वाला था नहीं। उन्होंने कहा जी आप उधर चले जाओ, आपके रेड लाइन है, वहाँ पे आप खड़े हो जाओ, वहाँ पे आपको एम्बुलेंस आके लेके जाएगी। मैं आधा घंटा तक खड़ा, वहाँ कोई नहीं आया। फिर मैंने हेल्पलाइन नंबर पे फोन किया, हमारे एरिया का जो डॉक्टर है उसका नंबर दिया उन्होंने। फिर डॉक्टर से पूछा, डॉक्टर ने बोला जी आप वहीं खड़े रहो, मैं एम्बुलेंस वालों से बात करके आपके पास भेजता हूँ। मैं करीब सुबह 8 बजे गया था, 8 बजे से लेके 4 बजे तक खड़ा रहा मैं, कोई नहीं आया। तो मैं सीधा घर चला गया। घर गया, अपने घर में एक सेपरेट लैट्रिन बाथरूम वाला रूम है, उसी में रहा 15 दिन। हाँ, हालांकि डीएम ऑफिस से मेरे पास डेली कॉल आता था, फीवर और पल्स मीटर ये पल्स चेक करते थे। वो पूछते थे कितना है आज आपका। बाकी और डॉक्टर वगैरह कोई प्रिस्क्रिप्शन नहीं मिला मुझे। घर पे ही जो पैरासीटामोल या काढ़ा वगैरह जो पीते थे वही पी के ठीक कर लिया। आपने दवाइयों के साथ और क्या क्या चीजें की, जैसे योगा और अलग चीजें जो एक्स्ट्रा में करते हैं? योगा वगैरह कुछ नहीं किया, सिर्फ माइंड डाइवर्ट किया अपना मैंने, कि कहीं मेरी सांसें जल्दी, मुझे ऐसा लगता था कि कहीं मेरी सांस रुक रही है, कहीं मुझे घबराहट हो रही है, ऐसा महसूस होता था। तो उसी कमरे में मैं करीब आधा घंटा 45 मिनट थोड़ा टहल लेता था। आप अपने जो फ्रेंड सर्कल में लोग हैं उनसे कॉल करके बात कर लेता था, बस ऐसे माइंड डाइवर्ट करता था।
जी, तो फाइनली कोरोना नेगेटिव होने के बाद कैसा लगा आपको? जान में जान आई। ऐसा लग रहा था कि अब जैसे न्यूज में आप जानते हो, न्यूज में इतना ज्यादा मतलब दिखा रहे थे, और दूसरी चीज आस पड़ोस के लोगों को ऐसा देखते हुए, हमारे पड़ोस में जहाँ हम काम करते हैं, मेरे ऑफिस के बगल में, वहाँ पे पेशेंट को लेके जा रहे थे। वो पेशेंट नहीं जा रहा था, तो उसको पुलिस वाले जो है जबरदस्ती लेके जा रहे थे। तो वो सीन देखा था तो वो थोड़ा सा डर लग रहा था कि कहीं से भी एम्बुलेंस की या पुलिस का सायरन सुनाई दे तो बस ऐसा लगता था कि हाँ आ गए लेने। शुक्रिया विशेष जी, और आपको आज तक रेडियो की पूरी टीम की ओर से शुभकामनाएं। चलिए फिर कोरोना कवरेज को यहीं विराम देते हैं, और ध्यान रहे कि 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी। आज के कोरोना कवरेज में बस इतना ही। आपको कोरोना कवरेज कैसा लगा हमें फीडबैक दीजिए, हम आपका मेल जरूर पढ़ेंगे। हमें लिख भेजिए radio@aajtak.com पर। मेरा नाम प्रतीक वाघमारे है। अपने और अपनों का ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और मुझे अब दीजिए इजाजत। नमस्कार। खबरों की हलचल और देश विदेश का मिजाज आप सुन रहे हैं आज तक रेडियो।